हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इससे पहले वीडियो अवेलेबल है, ऑलरेडी बनाया हुआ है, नोट्स वगैरह भी अवेलेबल हैं, बट क्या था ना प्रॉब्लम, उसमें वॉइस की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो इसलिए हम दोबारा देख रहे हैं। तो Can you identify and name the various items used in making life comfortable in our village and towns? List the items। तो देखो, हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है उसको ज़्यादा आरामदायक बनाने के लिए हम लोग जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं वही रिसोर्स होते हैं। आप अगर फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो वो भी आपके लिए एक रिसोर्स है, और जो हम कपड़े पहन रहे हैं वो भी रिसोर्स है। मिट्टी, पानी, हवा, सब कुछ क्या है? रिसोर्स हैं, क्योंकि उनका इस्तेमाल करके हम अपने जीवन को बेहतर बना रहे हैं। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resource। तो ये जो डेफिनेशन है ना, बहुत ही प्यारी डेफिनेशन है, एग्जाम में लिख के आना, पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो जो भी हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, जो हमारी नीड्स को यानी कि हमारी ज़रूरतें पूरा कर सकता है, प्रोवाइडेड कि वो टेक्नोलॉजी आ चुकी हो, और मतलब इतना ज़्यादा वो महंगा भी ना हो, और सब उसको एक्सेप्ट भी कर ले। जैसे कि अगर हम सोचें कि पानी से हम एनर्जी फ़िलहाल जनरेट कर लेंगे तो बहुत एनर्जी मिल जाएगी, बट अभी वो टेक्नोलॉजी नहीं आई है। हम लोग पहले सोलर एनर्जी भी ज़्यादा अच्छी डेवलप नहीं थी, बट आजकल बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है उसमें, और आने वाले 10 से 15 साल में तो सोलर एनर्जी में और ज़्यादा डेवलपमेंट आ जाएगा। तो रिसोर्स यही होता है कि भाई हमारे नेचर में मिलता है, टेक्नोलॉजिकली वो अब अवेलेबल हो चुका है, और हमारे जो कल्चर में है उसका इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है। तो यही होता है कि भाई ह्यूमन बीइंग जो है वो किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। भाई टेक्नोलॉजी का, इंस्टीट्यूशंस बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे कि आपका स्कूल भी एक इंस्टीट्यूशन है, आपकी फैमिली, परिवार एक इंस्टीट्यूशन होता है ना। और हमारा जो नेचर है, हमारे जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो ये जो फिगर है ना, ये हमें बताता है इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। तो जो टेक्नोलॉजी है, कोई भी चीज़ बन रही है, वो कैसे बन रही है? सारी की सारी चीज़ें हम लोग अपने नेचुरल रिसोर्सेज से ही, नेचर से लेते हैं, तभी तो कुछ बनता है। तो ये आ गया। अब एक बार ना हम ये टेबल देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज का हम लोग क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। तो देखो, रिसोर्स नेचुरल भी होते हैं और ह्यूमन भी होते हैं। नेचुरल रिसोर्स रिन्यूएबल होते हैं और नॉन रिन्यूएबल होते हैं। रिन्यूएबल मतलब जिनको दोबारा से बनाया जा सकता है, जैसे कि कंटिन्यूस फ्लो होता है पानी का, विंड का, है ना, तो ये हो गया रिन्यूएबल। बायोलॉजिकल रिसोर्स भी होते हैं जो दोबारा से बन सकते हैं, जैसे कि नेचुरल फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ होते हैं, जानवर दोबारा पैदा हो जाते हैं, है ना, और पेड़ पौधे, ये बायोलॉजिकल रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिससे बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, तो ये भी दो टाइप के होते हैं। रिसाइकल, दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मेटल्स का, आप एल्यूमिनियम का, आयरन का दोबारा इस्तेमाल कर सकते हो, तो रिन्यूएबल हो गए। और नॉन रिसाइकेबल हो गए ये वाले। रिसाइकलेबल मतलब दोबारा से आप उसको रिसाइकिल करके फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, बट जो फोसिल फ्यूल्स है, अगर आपने एक बार पेट्रोल जला दिया, फिर दोबारा वो यूज़ नहीं किया जा सकता, रिसाइकल नहीं कर सकते। ह्यूमन जो होता है, स्ट्रक्चर्स और इंस्टीट्यूशन, और क्वालिटी एंड क्वांटिटी। स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन के बारे में देखेंगे। क्वालिटी एंड क्वांटिटी मतलब कि देखो, क्वांटिटी होता है कोई भी चीज़ कितने नंबर में होती है, संख्या। क्वालिटी होती है कि भाई वो कितना अच्छा या फिर ख़राब है। जो एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स है, जो पढ़ा लिखा है, जो हेल्दी है, वो समाज में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो अब हम लोग इसको अच्छे से और देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। तो जो प्रोसेस होता है ना ट्रांसफॉर्मेशन का, चीज़ों का, जो कि हमारे आसपास एनवायरनमेंट अवेलेबल है, उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, उसके साथ हम लोग एक इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बनाते हैं। इंटरैक्टिव मतलब हम उससे कहीं ना कहीं जुड़े हुए होते हैं, नेचर से, टेक्नोलॉजी से, अपने आसपास के इंस्टीट्यूशन से हम लोग जुड़े हुए हैं। ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो देखो क्या है, हमने अगर पानी से बिजली बनाई तो नेचर का हमने इस्तेमाल किया। बिजली कहाँ बनी? एक इंस्टीट्यूशन में बनी। कुछ साइंस के डेवलपमेंट्स हुए, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स हुए, तब जाके हम वो बिजली बना पाए हैं। तो हम अपने नेचर के साथ, वेरियस इंस्टीट्यूशन के साथ टेक्नोलॉजी की हेल्प से इंटरैक्ट करते हैं और रिसोर्सेज बना लेते हैं। डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एज इज एज्यूम्ड बाय मैनी? आपको क्या लगता है, हमें सारे रिसोर्सेज फ्री में मिल जाते हैं, नेचर फ्री में दे देता है? नहीं, ऐसा नहीं है। रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, मतलब इंसान ही उनको बनाता है। ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स आर असेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स। आप खुद एक रिसोर्स हैं। आप हेल्दी हो रहेंगे, आप अच्छी पढ़ाई लिखाई करेंगे, तो आप
अपने देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए कोई ना कोई बहुत अच्छा काम ज़रूर करेंगे। दे ट्रांसफॉर्म मटीरियल अवेलेबल इन आर एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्स एंड यूज़ देम। तो हमारे आसपास की जो मिट्टी है ना, क्वार्ट्ज, उससे भी सिलिकॉन निकाली जाती है और उससे कंप्यूटर इक्विपमेंट्स में इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो हर चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है और हम लोग टेक्नोलॉजी की मदद से रिसोर्सेज, जैसे कि पेड़ से हम लोग टेबल चेयर बना देते हैं, प्लास्टिक पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट है। तो हर चीज़ कहीं ना कहीं से हम ले ही रहे हैं, नेचर से ले रहे हैं। दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इंटू वेरियस वेज। तो रिसोर्सेज को आप लोग और वेरियस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। बायोटिक और एबायोटिक। ओरिजिन मतलब उनके बनने के बेसिस। बायोटिक वो जानवर, पेड़ पौधे हो सकते हैं। एबायोटिक जैसे कि हवा पानी हो सकता है, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी। एग्जॉस्ट होने का मतलब वो खत्म हो जाते हैं या फिर दोबारा बन जाते हैं। तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, है ना। एग्जॉस्ट होना, खत्म हो जाना, कि भाई दोबारा से बन जाएंगे या नहीं बनेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप मतलब किसका हक है उन पर। आपकी जो कॉपी किताबें हैं या फिर आपकी जो पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, आपका चाहे फ़ोन हो गया या फिर आपके कपड़े हो गए, वो आप इंडिविजुअल के हैं, यानी कि आपके हैं। और कम्युनिटी की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि पूरे समाज की। जो पार्क है वो एक पूरे समाज का है। नेशनल रिसोर्सेज जैसे कि जो नदियाँ हैं, जंगल है, वो नेशनल रिसोर्स है। इंटरनेशनल रिसोर्स जैसे कि जो समुद्र है, वो इंटरनेशनल रिसोर्स है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व। तो स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे पोटेंशियल स्टॉक कि वही वो अभी हो चुका है, बन चुका है, या फिर डेवलप करेंगे, या फिर हमने रिजर्व में रखा हुआ है। इस चैप्टर के ना नोट्स भी अवेलेबल है और उसके नोट्स का पीडीएफ जो है आप लोगों को, और इसका भी पीडीएफ हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है लर्नरवी के नाम से, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबके लिंक हमने सब कुछ कवर कर रखा है, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए। हाँ, तो टाइप ऑफ रिसोर्सेज देख लेते हैं। ये हम लोगों ने जो अभी तक शॉर्ट में देखा था ना, अब हम लोग इसको ब्रॉड अच्छे से देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पर रिसोर्स बायोटिक रिसोर्स होते हैं, एबायोटिक होते हैं। These are obtained from biosphere and have life such as human beings, flora, fauna, fisheries, livestock, etc. तो ये जो है बायोटिक रिसोर्सेज जो होते हैं हम अपने आसपास से लेते हैं, जिनमें जान होती है, वो बायोटिक होते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे, जानवर, मछली, कछुआ और कुत्ता, सारे के सारे बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं। एबायोटिक रिसोर्स क्या होते हैं? ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड एबायोटिक रिसोर्स। जैसे कि पत्थर हो गया, मेटल हो गई, हवा हो गया, क्या है इसमें जान है, इनमें जान नहीं है, तो ये एबायोटिक रिसोर्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी खत्म हो जाएंगे, तो रिन्यूएबल रिसोर्स कभी ना कभी मतलब जो खत्म हो जाएंगे बट फिर दोबारा से बन जाएंगे, रिन्यूएबल। जैसे कि जो सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, वो आप एक बार इस्तेमाल करेंगे दोबारा आ जाएगी। तो विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये रिन्यूएबल दोबारा से बन जाते हैं। तो ये जो है दोबारा से प्रोड्यूस हो जाते हैं फिजिकल, केमिकल या फिर मैकेनिकल प्रोसेस की वजह से। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, दीज अकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोग्राफिकल टाइम। मिनरल्स एंड फोसिल फ्यूल्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्सेज। तो जो मिनरल्स हैं, फोसिल फ्यूल्स हैं, ये जो हैं भाई बहुत लंबे समय में बनते हैं, कई मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं दोबारा इनमें बनने में, इसलिए नॉन रिन्यूएबल है, दोबारा नहीं बन पाते जल्दी से। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल, यानी कि आप काफ़ी सारी जो चीज़ें होती हैं वो इंडिविजुअल प्राइवेटली ओन करते हैं। जैसे सपोज करिए आपके फादर की कोई फैक्ट्री है तो वो उन्हीं की है ना, तो इंडिविजुअल की है। और जो लोगों के खेत होते हैं वो उनके होते हैं, तो यही होता है, बस वो लैंड रेवेन्यू पे करते हैं गवर्नमेंट को। इन विलेजेस देयर आर पीपल विद लैंड ओनरशिप बट देयर आर मेनी हु आर लैंडलेस। तो काफ़ी सारों के पास लैंड होता है बट कुछ होते हैं जिनके पास कुछ भी ज़मीन नहीं होती। अर्बन जो एरिया होते हैं, शहरों में प्लॉट होते हैं, घर होते हैं, बाकी प्रॉपर्टी होती है। प्लांटेशन यानी कि कुछ लोगों के बहुत सारे बागान होते हैं। पेस्चर लैंड्स होते हैं यानी कि चरवाहे वगैरह, ये सारे के सारे रिसोर्स के हैं जो कुछ लोगों के, मतलब एक किसी ने खरीद रखा है तो उस पर काम कर रहा है। जैसे कि आपका घर है वो आपके पेरेंट्स का है, इस तरीके से, तो वो इंडिविजुअल रिसोर्स है। कम्युनिटी ओन रिसोर्स जैसे कि जो दीज आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेम्बर्स ऑफ कम्युनिटी। जैसे कि विलेज कॉमन्स हो गए, ग्रेजिंग ग्राउंड जहाँ पर पूरे गांव के चरवाहे होते हैं, ठीक है, और बरियल ग्राउंड्स जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता है, पब्लिक पार्क्स हो गए, पिकनिक स्पॉट्स, प्ले ग्राउंड्स, ठीक है, तो ये सारे के सारे जहाँ पर सब लोग आ जा सकते हैं वो होते हैं हमारे कम्युनिटी रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स क्या होते हैं? टेक्निकली जितने भी हर कुछ है, चाहे वो आपका घर हो, सब कुछ नेशनल रिसोर्स है। और गवर्नमेंट जो है वो इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी एक्वायर कर सकती है अगर वो चाहे तो। जो नदियाँ, कैनाल, रेलवे स्टेशन, सब कुछ क्या है, ये सरकार के ही रिसोर्स हैं, नेशनल रिसोर्स हैं। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ गेट एम्पावर्ड by the government to acquire land, all the minerals, water resource, forest, wildlife, land within the political boundaries and oceanic area up to 40 nautical miles, यानी कि 22.2 माइल्स तक, जो है 12 nautical miles, ये समुद्र की वो होता है मेजरमेंट यूनिट, तो इस तक जो है एक देश का हक उस पर चलता है। तो यही है कि भाई नेशनल रिसोर्स क्या होते हैं, जितनी भी
रिसोर्सेज है ना, सारे के सारे नेशनल रिसोर्स ही होते हैं। इंटरनेशनल रिसोर्स क्या होते हैं? तो देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि बेसिकली जो ओशन के रिसोर्स होते हैं बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल, मतलब आप समुद्र के काफ़ी दूर वाला जो एरिया होता है वो पूरी की पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी का होता है, जिसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है एक देश का होता है, समुद्र के थोड़े थोड़े जो है 10 नॉटिकल माइल्स तक का, उसके आगे का इंटरनेशनल रिसोर्स होता है। अब देखते हैं, डू यू नो, ये वाले जो बॉक्सेस होते हैं ना, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डू यू नो इंडिया हैज़ गॉट द राइट टू माइन मैंगनीज नोड्यूल्स फ्रॉम द बेड ऑफ इंडियन ओशन फ्रॉम दैट एरिया विच लाइज बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऐसा जोन होता है जो किसी कंट्री को अलॉट कर दिया जाता है। तो ओशियानिक resources beyond 200 nautical miles of the exclusive economic zone belong to open ocean and no individual country can utilize these resources without the concurrence of international institution। यानी कि देखो बच्चों क्या होता है, ये देखो ये समुद्र है, ठीक है, ये कंट्री है सपोज करो, और इसके आगे समुद्र है, तो सिर्फ 12 नॉटिकल माइल्स तक तो इस देश की चलेगी, ठीक है, इस देश की 12 नॉटिकल माइल्स तक चलेगी, बट उसके आगे का 200 नॉटिकल माइल के आगे वाला एरिया पे ना वो इंटरनेशनल रिसोर्स होता है, किसी देश की नहीं चलती है। तो उसके लिए जो बहुत सारी इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ या फिर ऑर्गेनाइजेशन है उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। इंडिया के पास मैंगनीज को निकालने की समुद्र से परमिशन है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है ना इसमें, तो आप बस ये समझ लो कि ऐसा एरिया होता है जो 200 नॉटिकल माइल के बाहर होता है। नॉटिकल माइल जो है वो डिस्टेंस की यूनिट है समुद्र में, उसके बाहर वाला 200 नॉटिकल माइल के बाद वाला जो एरिया है उस पर किसी का नहीं हक होता, इंटरनेशनल कम्युनिटी का पूरा उस पर हक होता है, किसी एक देश का नहीं होता। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ डेवलपमेंट क्या होते हैं, पोटेंशियल रिसोर्स जो हैं वो किसी रीजन में पाए जाते हैं, बट अभी तक उनका इस्तेमाल नहीं किया गया है। एग्जाम्पल के लिए वेस्टर्न पार्ट जो है राजस्थान का, गुजरात का, वहाँ पे बहुत सारे विंड और सोलर एनर्जी के रिसोर्स है, बट हम लोगों ने बहुत अच्छे से उनको अभी तक डेवलप नहीं किया है। विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी ठीक है होती है यूज़, बट बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं होती। तो पोटेंशियल रिसोर्स है, यानी कि अभी उसमें पोटेंशियल है, हम आगे जाके उसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। डेवलप्ड रिसोर्स कौन से होते हैं? रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड। तो सर्वे हो गया है, उसकी क्वालिटी क्वांटिटी सब डिटरमाइन हो गई है, और अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी और आगे जाके उसका और अच्छे से इस्तेमाल हो जाएगा, और हो भी रहा है। स्टॉक होते हैं मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट विच हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दिस। मतलब ये स्टॉक वाले जो, इनके पास तो टेक्नोलॉजी हमारे पास है ही नहीं। ये जो डेवलप्ड रिसोर्स है इनकी टेक्नोलॉजी है, पोटेंशियल रिसोर्स हमारे पास थोड़ी थोड़ी टेक्नोलॉजी है, बट हम अच्छे से यूज़ फिर भी नहीं कर रहे हैं उनको। तो स्टॉक ये हो गए। तो स्टॉक में जैसे कि एग्जांपल देखो, वाटर का कंपाउंड है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है वाटर में। हाइड्रोजन जो है वो बहुत रिच सोर्स है एनर्जी का, बट अभी तक हम लोगों को इसकी टेक्नोलॉजी अच्छे से नहीं पता लगी है। जब हम लोगों को हाइड्रोजन जो है वो इस्तेमाल करना आ जाएगा ना, फिर तो भाई एनर्जी बहुत ही ईजीली अवेलेबल होगी, फिर तो इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक कार्स मतलब बहुत ईजीली चलेंगी। पोल्यूशन की समस्या, फोसिल फ्यूल्स पे हमारी डिपेंडेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। फिर रिजर्व्स क्या होते हैं? दीज आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक which can be put into use with the help of existing technical know-how but their use has not been started। मतलब हमें पता है हम टेक्नोलॉजी से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बट हमने उसका इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया है। These can be used for meeting future requirement। River water can be used for generating hydroelectric power but presently it is being utilized only to limited extent। हमें पता है हम लोग रिवर के वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं बिजली उत्पादन के लिए, बट हम लिमिटेड एक्सटेंट में ही कर रहे हैं। हमने फ्यूचर के लिए उसको रखा हुआ है, क्योंकि इतने हम डैम्स वगैरह नहीं बना रहे हैं ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उसका अच्छे से इस्तेमाल किया जा सके। तो वो होता है रिजर्व रिसोर्स। हमें पता है हम कर भी सकते हैं, बट हमने रिजर्व करा है ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए वो बना रहे हैं। अब डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है, मतलब रिसोर्सेज को अच्छे से कैसे डेवलप, क्या होता है ये चीज़? रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो हमारी सर्वाइवल के लिए, हमारे जीने के लिए और हमारी लाइफ की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी होते हैं। रिसोर्सेज नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी एक रिसोर्स है। आप जिस बेड या सोफ़ा पे बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, वो भी एक रिसोर्स है। ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो हमारी लाइफ कैसी होगी? इट वॉज बिलीव दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। फ्री गिफ्ट है हम सोचते हैं, बट एज अ रिजल्ट ह्यूमन बींग्स यूज दैम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस इज लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम। हम लोगों ने इतनी गंदी तरीके से रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया है ना, तभी तो जितना पोल्यूशन है और इतनी ज़्यादा कूड़ा कचरा है और हम प्रॉब्लम्स में जी रहे हैं। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल। तो बहुत ही ज़्यादा अमीर लोगों ने, बहुत ही कम लोगों ने जो अमीर हैं बहुत ज़्यादा, और
देखो, जो बहुत अमीर हैं उन्होंने बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर लिया है और बाकी लोगों के लिए रिसोर्सेज अब बहुत कम बचे हैं। बहुत सारे रिसोर्स जैसे कि पानी, बहुत सारी जगह पर क्या है ना, हमारे देश में भी और विदेशों में भी पानी की बहुत कमी है। पानी को हम लोग बिल्कुल अच्छे से हमें इस्तेमाल करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स इन टर्न डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू सेगमेंट्स ऑफ हाफ्स, हैव नॉट्स एंड नॉट्स, मतलब किसी के पास है किसी के पास नहीं है, तो इससे सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा डिवाइड भी हो गई। ये एक्टिविटी है, ये आप देख सकते हैं। तो आगे देखते हैं, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रही है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि हम लोगों ने रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया है। ये चीज़ ज़रूर आनी चाहिए जब भी हम लोग क्या है कि भाई डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स या फिर इशूज़ क्या है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स से, कि भाई हम लोगों ने एक्सप्लॉयटेशन किया है, बहुत ख़राब तरीके से रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया है। तो ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, ये सब प्रॉब्लम्स अब आ रही हैं। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ बिकम एसेंशियल फॉर अ सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए तो भाई रिसोर्सेज जो हैं सबके पास अच्छे से बटे हुए होने चाहिए। ग्लोबल पीस के लिए भी, विश्व में शांति रहे, इसके लिए भी यही ज़रूरी है। If a present trend of resource depletion of a few individual and countries continues, the future of our planet is in danger. Therefore, resource planning is essential for sustainable existence of all life forms of life. जो मतलब देखिए ना, हम लोगों ने क्या किया है, कोरल रीफ्स आपको पता है क्या होता है? समुद्र के नीचे बहुत ही प्यारे प्यारे से ऑर्गेनिजम्स होते हैं। हम लोगों ने इतना मतलब ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ कर दी है, इतने फॉसिल फ्यूल जला दिए, इतना पोल्यूशन बढ़ा दिया कि वो कोरल रीफ्स मर रही हैं। कई तरीके के टर्टल्स, कई तरीके की मछलियाँ, कई जानवर जो है वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। तो इंसान क्या कर रहा है? ये सोचने वाली बात है। हमें ये सब चीज़ें थोड़ी थाम देनी चाहिए ज़रा, ठीक है। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज़ अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब भाई हम डेवलपमेंट इस तरीके से करें कि हम, हमारे आसपास के लोग और जो शायद फ्यूचर में आने वाले जो लोग हैं उनको भी रिसोर्सेज मिल सकें। यही होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। तो भाई हम एनवायरनमेंट को डैमेज ना करें, एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुँचाएं और रिसोर्सेज को ऐसे इस्तेमाल करें कि फ्यूचर की जनरेशन्स भी उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकें। तो ये वाली जो चीज़ है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रियो डी जेनेरियो में हुआ था अर्थ समिट 1992 में, और एजेंडा 21 क्या है, ये काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखो, जून 1992 में लगभग 100 से भी ज़्यादा देश जो है आए थे रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, और ये फर्स्ट अर्थ समिट था, फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट ये था। द समिट वॉज कन्वीन फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। तो ये पहला समिट था कि भाई कितना मतलब समझ में आया था लोगों को कि भाई पर्यावरण बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है, उसको बचाने की ज़रूरत है। तो जो असेंबल्ड लीडर्स थे, लीडर्स जो वहाँ पर आए थे, साइन द डिक्लेरेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो क्लाइमेट चेंज जो है, जो बदलाव हो रहा है और जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो बची रहे, यानी कि जो ये बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इसको हम लोग रोक सकें, और जो जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे पेड़ पौधे हों, जानवर हों, उनको भी हम नुकसान ना पहुंचाएं। तो रियो कन्वेंशन जो थी, रियो कन्वेंशन एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स एंड एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी। तो एक एजेंडा 21 बनाया गया था, उसके बारे में देखेंगे। और क्या आया था? रियो कन्वेंशन एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल यानी कि पेड़ लगाने हैं, पेड़ों का बचाव करना है, और एजेंडा 21 यानी कि जो 21st सेंचुरी है उसमें हम एनवायरनमेंट का ध्यान रखेंगे। क्या रख रहे हैं? आप ही लोग बताइएगा जब और बड़े होंगे आप। It is the declaration signed by the world leaders in 1992 at United Nations। एजेंडा 21 पढ़ रहे हैं, 1992 में साइन हुआ था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED पे, विच टुक प्लेस एट रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में ही हुआ था ये भी। इसका एम था कि ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, मतलब डेवलपमेंट ऐसा हो कि एनवायरनमेंट को भी हम लोग नुकसान ना पहुंचाएं और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी हमारे पास रिसोर्सेज बच जाएं। इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिसीज थ्रू ग्लोबल कॉपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स and shared responsibilities. One major objective of Agenda 21 is that every local government should draw its own local Agenda 21। तो हर देश अपना Agenda 21 बनाए और हम लोग पूरी दुनिया के साथ कोऑपरेट करें ताकि जो बीमारियां हैं, गरीबी है और जो एनवायरनमेंट डैमेज हो रहा है, इस सब से हम लड़ सकें। तो जो आगे का चैप्टर है ना, रिसोर्स प्लानिंग, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।